नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती में जो वैकेंसी आई हुई है उसमें सामान्य अध्ययन का जो टेस्ट सीरीज है लगातार हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। जूनियर टीचर भर्ती में जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन आने वाला है 50 प्रश्न, उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा चलाया जा रहा है और उस सीरीज को आप फॉलो करिए, परीक्षा होने तक फॉलो करिए। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और हर टेस्ट सीरीज में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। और परीक्षा होने तक यह जूनियर टीचर भर्ती की जो टेस्ट सीरीज है सामान्य अध्ययन की, वह टेस्ट सीरीज लगातार चलती रहेगी। परीक्षा होने तक इसे फॉलो करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और यह जो है यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। टेस्ट सीरीज संख्या 4 है और हर सीरीज में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। और यह जो भी प्रश्न है परीक्षा के तर्ज पे हैं, आयोग की तर्ज पे हैं, इसे बिल्कुल फॉलो करिए। परीक्षा होने तक फॉलो करिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक और इसे शेयर जरूर करिएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। एक बात आप लोगों से विशेष रूप से कहनी है, जो भी लोग जूनियर टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की अगर आप 100% तैयारी करना चाहते हैं तो जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ दिया जाएगा दोस्तों। 7500 प्रश्न दोस्तों, 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ दिया जाएगा। और यह जो टेस्ट सीरीज की पीडीएफ होगी यह 7500 प्रश्नों की होगी। 1000, 2000, 2500, 3000 प्रश्न नहीं है, 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ होगा, जो जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी को भी कवर करेगा, साथ ही साथ जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी को भी कवर करेगा। तो जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दर्ज है और इसका जो मूल्य है वह है 299 रुपया। 299 रुपया पेमेंट करने के बाद यह आपको 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर मैं कह रहा हूं रामबाण तो यकीन मानिए यह जो सीरीज होगी आप सभी लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं और यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान था? तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान था वो क्या है? तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शेखपुरा जिले में ननकाना साहिब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में। 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था। और अगला प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 77 देखिएगा। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो इसमें विचार करना है तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, तो 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 78 देखिएगा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? बंजारे जो होता था एक जनजाति समूह होता था जो व्यापारी होते थे। बंजारे जो होते थे वो आमतौर पर व्यापारी होते थे। तो विकल्प डी जो है सही है। बंजारे जो होते थे इधर उधर खानाबदोश की तरह जीवन जीते थे और वह व्यापार करते थे। विकल्प डी जो है वह सही है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 79। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था किसके सिक्कों पर? तो देखिए, यह सिक्का इल्तुतमिश के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित था और साथ ही साथ अलाउद्दीन मसूद शाह के भी सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित था। अलाउद्दीन मसूद शाह के भी सिक्कों पर और इल्तुतमिश के भी सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित था। और बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम क्या था? वह था खलीफा अल मुस्तसीम। खलीफा अल मुस्तसीम, देखिए उसका नाम था, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम था अल मुस्तसीम। और इसका नाम अंकित था किसके किसके सिक्कों पर? इल्तुतमिश के सिक्कों पर और अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। और 1229 में इल्तुतमिश ने बगदाद के इस अंतिम खलीफा से खिलहत भी प्राप्त किया था। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें विकल्प एक केवल एक नहीं सही है बल्कि 2 सही हैं, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन मसूद शाह। प्रश्न संख्या 83 देखिएगा। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए? तो श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए? तो उत्तर में स्थापित किया गया था बद्रीनाथ और आपका दक्षिण में स्थापित किया गया था श्रृंगेरी और आपका पूर्व में पुरी और दक्षिण पश्चिम में द्वारका। तो ये 4 जगहों पर 4 मठों की स्थापना किए हुए थे। किसने स्थापित किया था? आदिगुरु शंकराचार्य ने। तो विकल्प सी जो है वह सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 81 देखिएगा। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन थे? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं?
तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो वाजिद अली शाह हैं। वाजिद अली शाह जो थे वह अवध के अंतिम नवाब थे और इन्होंने किस्सा राधा कन्हैया के लेखक भी वाजिद अली शाह हैं। इन्होंने रहस्य रास का भी रचना किया था। रहस्य रास, किस्सा राधा कन्हैया और रहस्य रास, इन दोनों के रचनाकार जो हैं यह वाजिद अली शाह हैं। और जो एक ठुमरी गायन ठुमरी जो विधि होती है, ठुमरी संगीत जो होती है, इस विधा के जन्मदाता भी वाजिद अली शाह हैं। तो बहुत ही टैलेंटेड थे वाजिद अली शाह। प्रश्न संख्या 82 देखिएगा, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात हुआ था? तो सहायक संधि प्रणाली का जो वास्तविक जनक था वह आप जानिए डुप्ले था, डुप्ले। लेकिन ब्रिटिश काल में किसके शासनकाल में प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात हुआ था? वह था लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में, लॉर्ड वेलेजली, विकल्प बी। सबसे पहले सहायक संधि का जो जन्मदाता था वह था डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। लेकिन ब्रिटिश काल में किसके समय में इसका प्रभुत्व स्थापित हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के काल में। विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 83 आइएगा। देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और इसे अच्छे से फॉलो करिएगा। हमारे द्वारा जो भी प्रश्न दिए जाते हैं वो रामबाण होते हैं, तो आप बिल्कुल फॉलो करिएगा। और जिनको भी 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। जो 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज होगी वह आपका जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के लिए भी और जूनियर टीचर भर्ती में जनरल हिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। और इसका जो चार्ज है वो है 299 रुपया। तो भाई सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 83 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो 1885 में स्थापित हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्थापित हुआ था और इनके इस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो वह थे फिरोज शाह मेहता जी। फिरोज शाह मेहता जी इस एसोसिएशन के अध्यक्ष संस्थापक थे, फिरोज शाह मेहता। प्रश्न 84 देखिएगा, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की जब लड़ाई हुई थी 1764 में हुई थी, बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 में, तो उसमें बंगाल का नवाब कौन था? उस समय बंगाल का जो नवाब था वह था मीर जाफर। मीर जाफर, मीर कासिम को पद से हटा दिया गया था, उसके बाद मीर जाफर को पद दे दिया गया 1763 में। तो उसके बाद उस समय जो बंगाल का नवाब था वह मीर जाफर था, जो कि अंग्रेजों का ही कठपुतली था। तो विकल्प बी जो है वो सही है। और मीर जाफर जब नवाब बन जाता है तब मीर कासिम विद्रोह करता है और अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह दोनों के साथ मिलकर यह बक्सर की लड़ाई होती है अंग्रेजों के साथ। प्रश्न 85 देखिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन था? देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? तो सर्वाधिक निर्णायक जो था वह था बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। विकल्प ए। प्रश्न 86 देखिएगा, उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो वह BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, भीमराव अम्बेडकर। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो थे महात्मा गांधी जो थे वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और महात्मा गांधी जो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और महात्मा गांधी के साथ जो एक महिला प्रतिनिधि थी वह सरोजिनी नायडू थी, ये भी ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू महिला प्रतिनिधि थी। महात्मा गांधी के साथ भाग लेने में महिला प्रतिनिधि सरोजिनी नायडू थी और महात्मा गांधी थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लेता है? भीमराव अम्बेडकर लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर लेते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग। आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 देखिएगा, किसके सतत प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से की गई है? तो DK कर्वे के प्रयासों से की गई है। DK कर्वे के प्रयासों से की गई है। विकल्प बी। DK कर्वे ने 1893 में DK कर्वे ने DK कर्वे जो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे और 1893 में यह एक विवाह कर लेते हैं। और यह डिवोर्स, एक ऐसी महिला जिसके पति का डेथ हो चुका है उससे वह विवाह करते हैं DK कर्वे, और 1893 में यह विवाह करते हैं। और 1899 में इन्होंने विधवा आश्रम की भी स्थापना किया था और 1906 में जाकर इन्होंने एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, DK कर्वे ने। तो विकल्प बी जो है वह सही है।
प्रश्न संख्या 88 देखिएगा, लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम था ब्रिजेश कादिर, उसको अवध का नवाब घोषित किया और उसके बाद इन्होंने विद्रोह कर दिया 1857 की क्रांति में हजरत महल ने। हालांकि यह 1857 की क्रांति में यह अपनी सफल नहीं हो सकी और क्रांति के बाद यह नेपाल पलायन कर गई हजरत महल, बेगम हजरत महल। 1899 देखिएगा, नहीं 89 देखिएगा, प्रश्न संख्या 89, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन सा चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा हुआ है? प्रश्न संख्या 90 देखिएगा। तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड लॉरेंस, जॉन लॉरेंस जो है वह चतुराई पूर्ण निष्क्रियता के साथ जुड़ा हुआ है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता यह कहते हैं इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई कि हम अफगानिस्तान को परेशान नहीं करेंगे, अफगानिस्तान के साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और इसकी इस नीति को चतुराई पूर्ण निष्क्रियता कहा गया। तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा हुआ था? जॉन लॉरेंस, विकल्प डी। और इसी के समय में 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। हालांकि बाद में समझौता हो गया भूटान और ब्रिटिश सरकार के मध्य। प्रश्न संख्या 91 देखिएगा, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? 1857 के विद्रोह में कौन संबंधित नहीं था? तो बेगम हजरत महल संबंधित थी, लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व करती हैं, कुंवर सिंह भी संबंधित थे, जो आरा के साहबाग जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। ऊधम सिंह जो थे यह 1940 में जनरल डायर को गोली मारते हैं और जनरल डायर को गोली मारकर वह जो जलियांवाला कांड हुआ था उसका बदला लेते हैं। तो ऊधम सिंह तो संबंधित नहीं थे 1857 की क्रांति से, आप जानते हैं। और मौलवी अहमदुल्ला जो थे वह फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व करते हैं 1857 की क्रांति का। तो बेगम हजरत महल, कंवर सिंह ये तीनों सम्मिलित थे। विकल्प सी जो है ऊधम सिंह ये सम्मिलित नहीं थे। प्रश्न संख्या 92 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो विकल्प से पहले मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूं कि 1940 से लेकर 46 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे 1940 से लेकर 46 तक। और सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और यह जो अधिवेशन होता है वह होता है काकीनाडा कर्नाटक में अधिवेशन होता है। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और उस समय जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होते हैं उस समय वह सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। सबसे कम उम्र में संभवतः उनकी जो एज थी वह 30 से 35 साल के बीच में थी, यह मान सकते हैं आप। तो यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 1923 में या काकीनाडा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो यही है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, विकल्प बी। और आज़ाद भारत में यह शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। प्रश्न संख्या 93 देखिएगा, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। तो यह सही है, 1750 में मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। कारण शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो यह भी सही है। तो कथन और कारण जो है सही व्याख्या करता है। तो प्रश्न नंबर 93 का विकल्प ए जो है वह सही है। देखिए यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यह जो 1750 में संगोला का संधि हुआ था, 1750 में संगोला की संधि होता है जिसमें जो ज़्यादातर अधिकार जो होता है वह पेशवा के हाथ में आ जाता है और मराठा साम्राज्य का जो छत्रपति होता है एक प्रकार से एक पूरी तरह से मतलब उसके पास किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं रह जाती है। संगोला की संधि होता है 1750 में और इसमें समस्त अधिकार जो होते हैं पेशवा के हाथ में सुरक्षित हो जाते हैं। पेशवा ही पूरे मराठा साम्राज्य का सर्वेसर्वा बन जाता है। 1750 में संगोला की संधि होती है। प्रश्न 94 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेस नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में किस नेता ने भाग लिया था? तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो 1936 में इसकी स्थापना होती है और इसकी स्थापना करने वाले थे शाहजानंद जो थे वह इसके अध्यक्ष थे, जबकि इसके महासचिव जो थे वह एन जी रंगा थे। एन जी रंगा जो थे इसके महासचिव थे। और इसमें भाग किसने लिया था? इसमें भाग लेने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
इसमें भाग लेने को किसने लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें भाग लिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था, जयप्रकाश नारायण ने भाग लिया था और आचार्य नरेंद्र देव ने भाग लिया था, जबकि यह तीनों लोग भाग नहीं लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और जो क्या बोलते हैं शाहजहां जो थे वो आपके अध्यक्ष थे और एन.जी. रंगा जो थे महासचिव थे। 1936 में इसमें इसका गठन हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का। प्रश्न 95 देखिएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन के काल में ही 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है। और पहले इसका नाम कुछ अलग था, राष्ट्रीय संघ करके था, और बाद में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनता है यह दादा भाई नौरोजी की सलाह पर बनता है। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बम्बई में इसकी बैठक होती है, तो यह ध्यान में रखिएगा। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वह 1884 से 1888 के बीच में था, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 86 देखिएगा, 96 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? तो मतलब उदारवादियों से नहीं जुड़ा हुआ था, इसका मतलब उग्रवादियों से जुड़ा हुआ था, मतलब गर्म दल के कौन नहीं था? गर्म दल में कौन था? ये कहा नरम, तो यह देखिए फिरोज शाह मेहता जो थे नरम दल के थे, दादा भाई नौरोजी भी नरम दल के थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी नरम दल के थे, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। लाला लाजपत राय जो थे यह उदारवादियों में से नहीं थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल आदि उदारवादियों में से नहीं थे। प्रश्न 97 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर कुछ संस्थाएं दी गई हैं और इस संस्थाओं का जो मुख्यालय कहाँ है यह बताना है। तो देखिए ब्रह्म समाज, देखिए मानव धर्म सभा की का मुख्यालय कहाँ था? तो वह था सूरत में। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? वह था बम्बई में। और आपका नदवा उल उजमा का मुख्यालय कहाँ था? वह था लखनऊ में। और ब्रह्म समाज का मुख्यालय कहाँ था? वह था कोलकाता में। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 98 देखिएगा, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी किस एक्ट के द्वारा? तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, विकल्प बी जो है वो सही है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा पूछता रहता है। प्रश्न संख्या 99 देखिएगा, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को मान्यता दी गई। तो देखिए जिन्ना ने 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन किया था और यह जो अधिवेशन हुआ था यह आपका लाहौर में हुआ था। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को मान्यता दी थी। तो सबसे पहले यह जो विचार आया हुआ था ये किसके दिमाग में आया था? पाकिस्तान का। यह आया था चौधरी रहमत अली था, एक चौधरी रहमत अली था। उसने क्या बोलते हैं मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग क्या हैं? चौधरी रहमत अली के मन में सबसे पहले यह पाकिस्तान की बात आई थी और यह जो थे 1930 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में यह पढ़ते थे चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इकबाल ने किया था पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। और पाकिस्तान जो इकबाल की दो पुस्तकें थी, एक था बंगे दर्रा और बंगे दर्रा जो था वह इकबाल की पुस्तक थी। बंगे दर्रा जो था इकबाल का पुस्तक था और उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 100 देखिएगा, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों में से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था ये बताना है। तो इसमें देखिए 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था इसके जो अध्यक्ष थे ए बी अलेक्जेंडर थे और इसमें सर पैथी लार्सन भी थे, स्टूफर्ड क्रिप्स भी थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और जिनको भी जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री का पूरा 7,500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए वो लोग संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिनको भी जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री का 7,500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए वो भी लोग संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। और जो भी मटेरियल है चार्जेबल है दोस्तों और उसका जो चार्ज है 299 रुपया है। साथ ही साथ बता दूं, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है जीआईसी पीजीटी में या यूपीटी जीटी पीजीटी में या जूनियर
टीचर भर्ती में आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका चाहे भाषा के विद्यार्थी हो आप जूनियर टीचर भर्ती में, या फिर सामाजिक विज्ञान के हो, गणित विज्ञान के हो, अगर उसका भी मटेरियल चाहिए तो पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स आपको मिल जाएंगे। और जो भी मटेरियल होगा दोस्तों बहुत ही रामबाण होगा दोस्तों। तो जिनको भी चाहिए उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको अपने सब्जेक्ट का जो मटेरियल है वो आपको मिलेगा 499 रुपये में। 499 रुपये पेमेंट करने पर आपको अपने सब्जेक्ट का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको जनरल स्टडी का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो वह जो उसका मूल्य है 299 रुपया है। और जो हमारे जो भी मटेरियल दोस्तों वो चार्जेबल है और बहुत ही बेहतरीन है, रामबाण है। तो परीक्षा होने तक आप साथ रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी फॉलो करिएगा। और जीआईसी पीजीटी और इसके अलावा जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी फॉलो करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।